तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे और समझेंगे, जिसका नाम है म्यूटेशन। और ये जो टॉपिक है चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, क्लास 12 बायोलॉजी से लिया गया है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम म्यूटेशन की डिफिनीशन, फिर उसके बाद म्यूटेशन के कितने सारे टाइप्स हैं, उन सारे टाइप्स के बारे में एक एक करके जानेंगे। फिर म्यूटेशन के कॉजेटिव एजेंट कौन कौन से हैं उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन से म्यूटेशन की। तो म्यूटेशन में देखिए होता ये है कि सबसे पहले क्या होगा कि डीएनए सीक्वेंस में चेंज हो जाता है यहाँ पे। तो म्यूटेशन को हम बोल सकते हैं कि चेंज इन डीएनए सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। और ये जो चेंज होगा ना जेनेटिक सीक्वेंस में, ये चेंज जो है उस आने वाली जनरेशन के फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों में रिफ्लेक्ट होगा। तो सबसे पहले डिफिनीशन को यहाँ पे लिखते हैं। तो म्यूटेशन में क्या होगा, चेंज इन डीएनए सीक्वेंस of an organism during cell division which express in their phenotypic and genotypic characters is known as म्यूटेशन। तो ये हमारी डिफिनीशन रही यहाँ पे। तो म्यूटेशन में होगा क्या, चेंज इन डीएनए सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंस में चेंज होगा ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के टाइम पर। और ये जो जेनेटिक सीक्वेंस में जो चेंज हो रहा है, सडन जो चेंज हो रहा है, ये विच रिफ्लेक्ट इन देयर फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब कि अगर जो है किसी भी जो है गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर अगर वहाँ पे जेनेटिक सीक्वेंस में चेंज देखने को मिलेगा, तो क्योंकि उसी गैमीट के बाद में जाकर मेल एंड फीमेल गैमीट के फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और ये जो चेंज है वो जाइगोट में रिफ्लेक्ट होगा, फिर जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो जब जो है जाइगोट के जेनेटिक कंटेंट में कुछ न कुछ चेंज हो जाएगा, वहाँ पे जेनेटिक सीक्वेंस चेंज हो जाएगा म्यूटेशन की वजह से, तो वो पूरा का पूरा जो है कॉपी हो जाएगा उसके हर एक एम्ब्रियोनिक सेल में। और क्योंकि उस एम्ब्रियोनिक सेल से क्या होना है, पूरा का पूरा जो है डेवलपमेंट होना है उस नए ऑर्गेनिज्म का। तो हम देखेंगे कि जो नई जो जनरेशन आएगी उसमें जो है हमें उस जो है जेनेटिक सीक्वेंस के चेंज होने की वजह से उसमें जो है एक्सटर्नल अपीयरेंस वगैरह जो है कुछ जो है चेंज देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक वेरिएशन देखने को मिलेंगे उस नई जनरेशन में आने वाली। तो ये जो चेंज है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, अगर हम जाइगोट के डीएनए सीक्वेंस में चेंज कर दे रहे हैं तो पूरा का पूरा जो है उस जो नया ऑर्गेनिज्म आ रहा है उसके जो है हर एक सेल में ये म्यूटेशन देखने को मिलता है, रिफ्लेक्ट होगा ज़रूर वहाँ पे। तो इतना ज़्यादा प्रभावित होता है ये म्यूटेशन यहाँ पे। एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पे। देखिए होता क्या है कि अगर हम
डीएनए के जेनेटिक सीक्वेंस में चेंज कर देते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होता है म्यूटेशन के रूप में। क्योंकि डीएनए क्या करता है, डीएनए जो है हमें सारी चीज़ें बताता है। डीएनए टेल्स अबाउट एवरीथिंग्स ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है ना, उस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में सबसे मेन रोल किसका है, डीएनए का है। क्योंकि डीएनए ही एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को कराता है यहाँ पे। ठीक है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होना है, कैसे सेल का डिवीजन हो रहा है, वो सारी चीज़ों को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम किसका है, जीन्स का है, डीएनए का काम है यहाँ पे। तो जो एम्ब्रियो का प्रॉपर जो डेवलपमेंट हो रहा है, उस एम्ब्रियो का प्रॉपर डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो पाए, कोई एबनॉर्मलिटी देखने को ना मिले, तो वो सारी चीज़ें किस पे डिपेंड कर रही है, वो सारी चीज़ें डीएनए पे डिपेंड कर रही है। ठीक, तो डीएनए ही एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को अच्छे तरीके से कराता है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है इसी पर बेस्ड रहती हैं। और यही जो है डीएनए एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पर जो है ये डिसाइड भी करता है कि हाउ टू फॉर्म, किस तरह से फॉर्म होना है। और यही जो है डिसाइड भी करता है जो भी नई चीज़ बन रही है उसके पर्टिकुलर फंक्शन को भी डिसाइड करता है। ठीक है, तो फंक्शन, पर्टिकुलर फंक्शन, जो न्यू जो है थिंग्स जो है ऑर्गेनाइज हो रही है, बन रही हैं, डेवलप हो रही हैं, उसके पर्टिकुलर फंक्शन को भी यही डीएनए ही डिसाइड करता है। और किस तरह से चीज़ों का फॉर्मेशन होना है, इस चीज़ को भी डिसाइड कौन करेगा, डीएनए ही करेगा। तो वही चीज़ हम कह रहे हैं कि म्यूटेशन में अगर यहाँ पे जेनेटिक सीक्वेंस में चेंज हो जाए तो सारी चीज़ों में ये रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक बहुत ही स्पेशल विख्यात जो है साइंटिस्ट है, उन्होंने एक थियरी ही दे डाला था, और उनका नाम है ह्यूगो डिब्रिस। ठीक है, ह्यूगो डिब्रिस, फिर से लिख देते हैं, ह्यूगो डिब्रिस। ठीक है, ह्यूगो डिब्रिस। इन्होंने जो है 1901 में एक थियरी म्यूटेशन को लेकर प्रपोज किया, और इनकी थियरी थी म्यूटेशन थियरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, म्यूटेशन थियरी ऑफ इवोल्यूशन। तो इस थियरी को दिया किसने था, ह्यूगो डिब्रिस ने दिया था। कब दिया था, 1901 में दिया था। इन्होंने इस थियरी में बताया था म्यूटेशन आर हेरिटेबल न्यू कैरेक्टर that causes new species formation, और ये जो नई स्पीसीज बनेगी विच इमर्ज इन फ्यूचर। ठीक है, तो अपनी म्यूटेशन थियरी ऑफ इवोल्यूशन में ह्यूगो डिब्रिस ने कहा कि जो म्यूटेशन होता है वो हेरिटेबल होता है, और ये जो है नए नए कैरेक्टर को जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है,
और ये काज करता है न्यू स्पीसीज के फॉर्मेशन में। तो जो भी न्यू स्पीसीज बन रही है, फ्यूचर में जो अपडेट होकर के नई स्पीसीज आ रही है, उसका कहीं न कहीं रीजन किससे है? म्यूटेशन से है। तो इसी चीज़ को समझाए थे ये कि म्यूटेशन की वजह से ही यह पॉसिबल हो पाया है कि इन फ्यूचर जो है अपडेटेड स्पीसीज जो है फॉर्मेशन हो, ताकि वो बेटर सर्वाइव कर पाए इस जो है चेंजेबल इन्वायरमेंट के अगेंस्ट, जो है अच्छे तरीके से अपने आप को ढाल पाए और अच्छे से वो सर्वाइव कर पाए। अगर म्यूटेशन ना होता और ये करेक्टर जो है जनरेशन टू जनरेशन अपडेट ना होते, तो शायद जो है नई स्पीसीज का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। तो कहीं न कहीं नई स्पीसीज के फॉर्मेशन में म्यूटेशन का रोल है। इसीलिए इन्होंने इस थियरी को दिया था म्यूटेशन थियरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, तो जो विकास है उसमें म्यूटेशन का सबसे बड़ा योगदान है। अब आगे हम देख लेते हैं कॉजेटिव एजेंट ऑफ म्यूटेशन। काजेज ऑफ म्यूटेशन। तो सबसे फर्स्ट जो काज है जो म्यूटेशन को काज करेगा, होता क्या है, अगर जो है डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पर अगर एरर आ जाए और फिर उस एरर को जो है प्रूफ रीडिंग के थ्रू दूर नहीं किया गया, तब ये जो एबनॉर्मेलिटी है उसके जेनेटिक सीक्वेंस में डीएनए में देखने को मिलेगी। तो एरर इन प्रूफ रीडिंग, अगर प्रूफ रीडिंग के दौरान भी अगर जो है एरर रह गया, तो ये जो है आगे चल कर के क्या काज करेगा? म्यूटेशन। तो एक तो रीजन ये रहा कि प्रूफ रीडिंग के दौरान भी क्या होता है? एरर आ जाते हैं। अब बताओ प्रूफ रीडिंग क्या है यहाँ पे? देखिए होता क्या है कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है या डीएनए का जब डुप्लीकेशन होता है, तो उसी टाइम पे जो है डीएनए पॉलीमरेज नाम का जो एंजाइम है वो प्रूफ रीडिंग करता रहता है, सीक्वेंस और बेस पेयर को मैच कराता रहता है कि कोई ऐसा तो नहीं है कि मिसमैच जो है बेस पेयर है। अगर मिसमैच बेस पेयर मिल जाता है तो उसे वो डिलीट कर देता है, हटा देता है वहाँ से, तो उस चीज़ को ठीक ठाक कर लेता है, वो सही कर देता है। कोई भी गलती अगर डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे हुई है, बेस पेयर में कोई जो है दूसरा बेस पेयर आ गया, मिसमैच बेस पेयर आ गया, तो उस बेस पेयर को डिलीट कर दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम प्रूफ रीडिंग बोलते हैं। और ये जो प्रूफ रीडिंग है ना, डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पर चलती रहती है। और इस प्रूफ रीडिंग को कराता कौन है? एक एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, वही एंजाइम कराता है। तो अगर प्रूफ रीडिंग के दौरान जो है एरर फिर भी रह जा रहा है डीएनए सीक्वेंस में, तब वो आगे चल करके म्यूटेशन का रूप ले लेगा। तो एक तो ये काज हो गया। दूसरा जो म्यूटेशन का काज है वो है एरर इन डीएनए रिपेयर। ठीक है, डीएनए का जब रिपेयरमेंट होता है ना, तो उस टाइम कुछ न कुछ एरर रह जाता है, तो इसकी वजह से भी म्यूटेशन हो सकता है। तो दूसरा रीजन ये है। थर्ड जो रीजन है म्यूटेशन का वो है एरर ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन के दौरान अगर कुछ एरर रह जाता है जेनेटिक सीक्वेंस में, तब ये आगे चल कर के म्यूटेशन का रूप ले लेता है। तो ये भी म्यूटेशन काज करता है अगर एरर रहा रिकॉम्बिनेशन के दौरान। तो अब देखिए रिकॉम्बिनेशन में क्या होगा कि जब जो है डीएनए का जो सीक्वेंस है या फ्रेगमेंट है वो ब्रेक फॉर्म में रहता है, उस डीएनए
सीक्वेंस के ब्रेक फॉर्म को जो है फिर से जो है रीजॉइन किया जाता है उसी के सिस्टर क्रोमेटिड के साथ। और ये जो होता है ना, ये सेल डिवीज़न के टाइम पे होता है, इसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन में क्या होगा कि जो ब्रोकन डीएनए फ्रेगमेंट है उसको रीजॉइन किया जाता है उसी के जो है सिस्टर क्रोमेटिड के साथ ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रिकॉम्बिनेशन। ठीक, ये जो रिकॉम्बिनेशन है ये प्रोफेज के पैचिटिन स्टेज में देखने को मिलता है। जब मियोसिस, जब सेल डिवीज़न होता है ना, मियोसिस सेल डिवीज़न का जो प्रोफेज होता है उसका जो पैचिटिन फेज है उसमें रिकॉम्बिनेशन होता है। तो मियोसिस सेल डिवीज़न के प्रोफेज स्टेज के पैचिटिन फेज में रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे डीएनए ब्रोकन जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो फिर से जो है आपस में रीजॉइन होते हैं सिस्टर क्रोमेटिड पर। ठीक, तो इसे हम रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। और चौथी जो चीज़ है जो म्यूटेशन को काज करेगी, इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं जो म्यूटेशन काज करते हैं। इसमें आ जाता है केमिकल म्यूटाजेंस। ठीक है, केमिकल्स होते हैं जो म्यूटेशन काज करते हैं जिसे हम म्यूटाजेंस भी बोलते हैं। और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, अगर बहुत ज़्यादा रेडिएशन बढ़ गया है तो उसकी वजह से भी म्यूटेशन काज हो जाएगा। यूवी रेज की वजह से भी म्यूटेशन हो जाता है और इंफ्रारेड्स भी म्यूटेशन काज कर सकती हैं। ठीक, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, केमिकल्स हुआ, रेडिएशंस हुए और यूवी रेज और इंफ्रारेड्स हुए, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं करती क्या है, हमारे जो है डीएनए को डैमेज करती है। और डीएनए को डैमेज करेगी तो जेनेटिक सीक्वेंस ज़रूर कुछ ना कुछ चेंज होगा ज़रूर। जिसकी वजह से क्या होगा, म्यूटेशन। तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है जिसकी वजह से म्यूटेशन काज होगा। तो कितने हो गए काजिटिव एजेंट म्यूटेशन के? एक तो हो गया एरर इन प्रूफ रीडिंग जो म्यूटेशन काज करेगा। दूसरी चीज़ है एरर इन डीएनए रिपेयरमेंट। ठीक है, डीएनए रिपेयर के टाइम पर अगर एरर कोई हो गया तो म्यूटेशन काज हो जाएगा। रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो उस टाइम अगर कोई एरर देखने को मिल गया, एरर हुआ तो म्यूटेशन ये भी काज करेगा। उसके बाद एनवायरमेंटल फैक्टर है जो म्यूटेशन काज करते हैं, जिसमें केमिकल्स म्यूटाजेंस हो गए, रेडिएशन हो गया, यूवी रेज और इंफ्रारेड्स हो गए। इन सारी चीज़ों की वजह से भी डीएनए डैमेज हो जाएगा और जेनेटिक सीक्वेंस चेंज होगा और म्यूटेशन काज हो जाएगा यहाँ पे। अब अगर हम टाइप ऑफ म्यूटेशन की बात करें तो वो उसको भी देख लेते हैं। टाइप ऑफ म्यूटेशन। ठीक है, तो अगर हम टाइप की बात करें तो यहाँ पे एक एक करके देखें। यहाँ पे पहले तो सबसे पहला टाइप है म्यूटेशन का डिलीशन। दूसरा है इंसर्शन। ये पूरा हम जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। एनसीईआरटी में जितने टाइप्स दिए गए हैं उसी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो टाइप ऑफ म्यूटेशन में सबसे फर्स्ट हो गया डिलीशन, सेकंड हो गया इंसर्शन और थर्ड है डुप्लीकेशन। उसके बाद आता है फोर्थ जो एनसीईआरटी में मेंशन है, पॉइंट म्यूटेशन। नेक्स्ट वन है इन्वर्जन। फिर लास्ट है
ट्रांसलोकेशन। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ये जो 6 टाइप के म्यूटेशन है, इसको ही हमें पढ़ना है एक एक करके अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले एक एक करके डायग्राम के थ्रू हम एक ओवरव्यू एक एक करके सबका देख लेते हैं। उस ओवरव्यू के बाद हम एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट हमारा यहाँ पे म्यूटेशन जो था वो था डिलीशन। देखिए डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो होता क्या है, जैसे यहाँ पे हम अगर ये क्रोमोसोम्स बना लें यहाँ पे, तो इस क्रोमोसोम्स का कुछ सीक्वेंस, जैसे इस सीक्वेंस की बात करें तो ये जो पार्ट है इस क्रोमोसोम्स का, ये पार्ट यहाँ से डिलीट हो जाता है। तो जब ये पार्ट यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ये पार्ट यहाँ से मिस हो जाएगा, तब ये जो क्रोमोसोम्स है वो इस तरह से दिखेगा। देख रहे हैं, यहाँ से ये पार्ट क्या हो गया, यहाँ से ये पार्ट ही क्या हो गया, गायब हो गया। तो ये चेंज हो गया, ये क्रोमोसोम्स इस फॉर्म में चेंज हो गया यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से डिलीट हो जाता है डीएनए सीक्वेंस, और जिसे हम जो है डिलीशन बोलते हैं। म्यूटेशन का एक टाइप ये हो गया। दूसरा जो टाइप है वो है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन पहले देख लें। डुप्लीकेशन में क्या होगा, डुप्लीकेशन में जैसे ये है क्रोमोसोम्स, तो होता ये है कि इसका ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस वाला पार्ट है, इसकी जो है एक और कॉपी बन जाती है। यहाँ पे इसकी एक और डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है। एक तो ये है ही सेम, एक फर्स्ट कॉपी एक इसकी है ही, एक और इसके बगल में एक और कॉपी इसकी आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे तो 2 कॉपी बन जाती है उसी सेम बेस पेयर के सीक्वेंस की। 2 कॉपी इसमें देखने को मिलती है, तो इसको हम बोलते हैं डुप्लीकेशन। अगर ऐसा देखने को मिल रहा है तो ये डुप्लीकेशन में आता है। समझ में आता है? यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्ट की क्या हो गई, यहाँ पे डुप्लीकेट कॉपी कितनी बन गई, 2 बन गई। तो ये क्या हो गया, डुप्लीकेशन हो गया। तो डुप्लीकेशन कुछ इस तरह से होता है यहाँ पे। तो ये रहा डुप्लीकेशन। उसके बाद हम देखते हैं इनवर्जन। थर्ड अगर हम देखें क्या है, इनवर्जन। तो हम 6 जो आपको टाइप बताए हैं ना, उसमें से नंबर से कोई मतलब नहीं है, जितने भी हैं एक एक करके सब समझ लेते हैं यहाँ पे। तो डिलीशन डुप्लीकेशन हो गया। अब देखते हैं इनवर्जन। इनवर्जन में क्या होता है, यहाँ पे जो पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स का जो सीक्वेंस होता है वो जो है इन्वर्ट हो जाता है। इन्वर्ट, जैसे हम यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे अगर मान लेते हैं यहाँ पे एडेनिन था, यहाँ पे एडेनिन था और यहाँ पे थायमिन था और यहाँ पे साइटोसिन रहा होगा यहाँ पे। ठीक, तो जब इसका इन्वर्जन होगा तो कुछ इस तरह से क्रोमोसोम्स के सीक्वेंस अरेंज होंगे। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा ये जो एडेनिन थायमिन साइटोसिन का सीक्वेंस है, यहाँ पे ये इस तरह से इन्वर्ट हो जाते हैं, और सबसे पहले साइटोसिन, फिर थायमिन, फिर एडेनिन। ठीक है, इस तरह से इन्वर्जन देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, सीक्वेंस क्या होगा यहाँ पे, अपोजिट डायरेक्शन में रीअरेंज हो गया यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया।
तो सबसे इनिशियल फॉर्म में क्या था, एडेनिन थायमिन साइटोसिन। अब क्या हो गया, चेंज हो करके साइटोसिन, थायमिन और एडेनिन। ठीक है, एडेनिन लास्ट में, जब यहाँ पे फर्स्ट में है तो यहाँ पे लास्ट में हो गया। यहाँ पे साइटोसिन लास्ट में था इसमें देखो, और यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। तो ये सीक्वेंस ही पूरी तरीके से क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, इन्वर्टली जो है अरेंज हो गया। तो इस टाइप का जो चेंज देखने को मिल रहा है जेनेटिक सीक्वेंस में, इसे हम बोलते हैं इन्वर्जन। ठीक है, इन्वर्जन टाइप का ये म्यूटेशन है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट जो है देख लेते हैं यहाँ पे, जिसका नाम है इनसर्शन। ठीक है, इनसर्शन में क्या होगा, इंसर्शन नाम से ही क्लियर है कि कोई न कोई जो है एक्स्ट्रा जो है बेस पेयर सीक्वेंस जो है वो आ करके क्या होगा, दूसरे क्रोमोसोम्स के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम देख लें तो ये क्रोमोसोम्स नंबर 4 है, ये 4 वाला क्रोमोसोम्स है। और ये जो क्रोमोसोम्स है ये जो है क्रोमोसोम्स नंबर 20 है। तो होता क्या है कि क्रोमोसोम्स नंबर 4 का कुछ सीक्वेंस, ये पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है बेस पेयर वाला सीक्वेंस जो है यहाँ से निकल करके आ करके जो है इस क्रोमोसोम नंबर 20 में जा कर के इंसर्ट हो जाता है। तो इसमें जब इंसर्ट होगा तो इस तरह से दिखेगा ये देखिए जो है ये क्रोमोसोम्स नंबर 20 वाला आ करके, क्रोमोसोम्स नंबर 4 वाला आ करके 20 वाले में क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। तो ये जो क्रोमोसोम्स है ये कौन सा है, क्रोमोसोम्स नंबर 20 वाला। और ये जो सीक्वेंस देख रहे हो ना जो इसमें इंसर्ट हो गया है, ये किसका है, किसका ये बेस पेयर सीक्वेंस है, ये क्रोमोसोम्स नंबर 4 का है। ठीक है, क्रोमोसोम्स नंबर 4 का जो बेस पेयर सीक्वेंस है ये आ करके क्रोमोसोम्स नंबर 20 वाले में इंसर्ट हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये ऐड हो जा रहा है इसमें, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इंसर्शन। तो किसी दूसरे जो है क्रोमोसोम्स का पर्टिकुलर बेस पेयर सीक्वेंस आ करके किसी दूसरे क्रोमोसोम्स के अंदर जो है क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है। तो इसे हम बोलते हैं इंसर्शन। और ये बाद में जा कर के क्या काज करेगा, म्यूटेशन। तो इस टाइप के जो है म्यूटेशन को हम इंसर्शन बोलेंगे। ठीक, और इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा है टाइप ऑफ म्यूटेशन, वो है ट्रांसलोकेशन। देखिए ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, यहाँ पे ये जो अच्छा है, ये जो दिख रहा है आपको ना, ये आपका सेंट्रोमियर पार्ट है जिससे ये दोनों आर्म आकर के कनेक्ट हुई है। तो ये क्या, सेंट्रोमियर है, ये क्रोमोसोम्स की दोनों आर्म हैं यहाँ पे। देखिए ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, ये मान लेते हैं क्रोमोसोम्स 4 है और ये जो है ये क्रोमोसोम्स नंबर 20 है। तो होता ये क्या है कि आपस में इनका जो सीक्वेंस है वो इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो इसका जो ये सीक्वेंस है, ये पर्टिकुलर बेस पेयर वाला सीक्वेंस, ये आकर के इसमें इंसर्ट हो जाएगा और इनका जो ये बेस पेयर है ये आकर के इस क्रोमोसोम्स में आकर के इंसर्ट हो जाएगा। तो पर्टिकुलर बेस पेयर सीक्वेंस जो है दो अलग अलग क्रोमोसोम्स का आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, इंटरचेंज हो जाते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पे ये इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये है क्रोमोसोम्स नंबर 4 वाला, ये 20 वाला है। तो 20 वाला ये चला गया इसके अंदर
तो 20 वाला आ गया है, 20 नंबर का क्रोमोसोम्स का ये बेस पेयर इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 4 में आ गया। और क्रोमोसोम्स नंबर जो 4 का जो ये सीक्वेंस था ये इंसर्ट किस में हो जाएगा, क्रोमोसोम्स नंबर 20 वाले में। तो ये आ गया 20 वाले में। ठीक, तो ये जो सीक्वेंस है ये किसका है, ये क्रोमोसोम्स नंबर 4 का है। और ये किसका है, ये 20 वाले क्रोमोसोम्स का है। ठीक है, यहाँ पे तो आपस में इसका जो है पर्टिकुलर बेस पेयर फ्रेगमेंट आपस में क्या हो जाते हैं, ये इंटरचेंज हो जाते हैं दो अलग अलग क्रोमोसोम्स का। तो इस तरह से जो है ये भी आगे जा कर के क्या काज करेगा, म्यूटेशन। क्योंकि ये तो जो फ्रेगमेंट आया है, ये जो बेस पेयर आया है, ये जो फ्रेगमेंट आया है डीएनए का, ये तो आया है दूसरे क्रोमोसोम्स में। इसमें भी ये जो आया है ये दूसरे क्रोमोसोम्स का आया है। ठीक है, तो इस तरह से इस चीज़ को क्या बोलेंगे, म्यूटेशन काज करेगा। और इसे क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन। तो लगभग हमारे सारे जो है म्यूटेशन के टाइप हो गए। एक हमारा बच रहा है, वो है पॉइंट म्यूटेशन। इसको भी समझ लेते हैं। तो पॉइंट म्यूटेशन नाम से ही क्लियर है, किसी जो है माइक्रो लेवल पर जो है वहाँ पे जेनेटिक सीक्वेंस में चेंज देखने को मिलेगा किसी भी पॉइंट पर। तो पॉइंट म्यूटेशन में होता क्या है, यहाँ पे जो है अगर एग्जाम्पल के साथ चलें यहाँ पे, तो एक डिजीज है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया ये जो डिजीज़ है, ये डिजीज़ जो है काज होती है इन्वर्जन ऑफ वन बेस पेयर एट 6 कोडान पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबुलिन चेन। ठीक है, तो पॉइंट म्यूटेशन में होता क्या है, एक एग्जांपल के साथ देखेंगे। सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज़ है जो काज होती है इन्वर्जन ऑफ वन बेस पेयर। एक बेस पेयर का यहाँ पे इन्वर्जन होता है, वो भी 6 कोडान पोजीशन पर। और कहाँ पे होगा ये, बीटा ग्लोबिन चेन में। यहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है। देखो होता क्या है, यहाँ पे जो है ना, जो 6 पोजीशन है कोडान की, वहाँ पे नॉर्मली तौर पर अगर देखा जाए तो एडेनिन और थायमिन ये मिलता है। यही क्या होता है, इसी एक सिंगल बेस पेयर का इन्वर्जन हो जाता है। यहाँ पे थायमिन ऊपर चला जाता है और एडेनिन यहाँ पे नीचे आ जाता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल कंडीशन की है। ये एबनॉर्मल, ठीक है, एक बेस पेयर का। तो थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं इसको। देखिए, अगर जो है यहाँ पे ये सीक्वेंस है ग्वानिन एडेनिन ग्वानिन, ठीक है यहाँ पे, और यहाँ पे ग्वानिन का कंटेम्पररी कौन है, साइटोसिन, ट्रिपल बॉन्ड A-T से डबल बॉन्ड से, फिर ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन से पेयर कर लेंगे यहाँ पे। तो ये तो नॉर्मल कंडीशन है। अब पॉइंट म्यूटेशन में होगा क्या, देखिए A और T, एडेनिन और थायमिन, यहीं पे इसी जो है सिंगल बेस पेयर का क्या होता है, इन्वर्जन होता है। वही चीज़ हम यहाँ पे दिखाए हैं यहाँ पे ना। तो नॉर्मल में यहाँ पे इस तरह की कंडीशन मिलेगी, और अब नॉर्मल में ये जो A है, एडेनिन नीचे आ जाता है, थायमिन ऊपर चला जाता है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे होगा। यहाँ पे तो ग्वानिन और साइटोसिन तो सेम ही रहेंगे। देखिए फिर आगे क्या होगा, यहाँ पे एक सिंगल बेस पेयर का
इन्वर्जन होगा यहाँ पे, ये कैपिटल टी ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे एडेनिन आ जाएगी, तो ये चेंज हो गया यहाँ पे तो ग्वानिन है, ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन के साथ पेयर बना लेंगे यहाँ पे, तो ये एबनॉर्मल कंडीशन होगा। तो होता क्या है कि जब mRNA की सिंथेसिस होगी यहाँ पे ना, जब mRNA बनेगा यहाँ पे, तो नॉर्मल कंडीशन में इस जो है पर्टिकुलर सीक्वेंस से जो अमीनो एसिड बनती है, ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है ना ट्रिपलेट कोडान, ये कोड करते हैं ग्लूटामिक एसिड को नॉर्मली, और इस इन्वर्जन की वजह से जो है अब ये एबनॉर्मली जो है कोड होगा और ये बना लेगी वैलीन अमीनो एसिड। ठीक है, तो जहाँ पे नॉर्मली ग्लूटामिक एसिड बनना चाहिए था और अब वहाँ पे क्या बन रहा है, इस इन्वर्जन की वजह से वैलीन बन रही है। तो ये म्यूटेंट प्रोटीन है। ठीक है, ये कौन सी प्रोटीन है, वैलीन। बनना चाहिए ग्लूटामिक एसिड, लेकिन बन क्या जा रहा है, वैलीन बन जा रहा है। ये ट्रिपलेट कोडान जो है कोड करेंगे वैलीन को। ठीक है, यहाँ पे तो वैलीन को कोड करेंगे यहाँ पे ये, तो ये म्यूटेंट प्रोटीन है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्मली जो है वो आरबीसी का साइज़ इस तरह से दिखेगा, लेकिन जब वैलीन ग्लूटामिक एसिड के प्लेस पर वैलीन बन जाएगी तो वहाँ पे जो है जो आरबीसी का साइज़ है वो इस तरह से सिकल सेल आरबीसी टाइप दिखेगी यहाँ पे। तो स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है और जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इसकी बिल्कुल लो हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी बिल्कुल लो हो जाती है। तो इसकी वजह से जो है ये सिकल सेल एनीमिया डिजीज़ होती है यहाँ पे। तो ये रहा आपका पॉइंट म्यूटेशन के बारे में। तो आज के टॉपिक में आपको म्यूटेशन की डिफिनीसन, म्यूटेशन के जितने सारे टाइप हैं, एक जो है स्ट्रक्चर के थ्रू हम सारे टाइप को समझे हैं। उसके बाद फिर काजेज ऑफ म्यूटेशन के बारे में जाने हैं। तो इतना ही बस आज के लिए। तो जितना भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग म्यूटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन रही है वो लगभग सारी चीज़ें डिस्कस की जा चुकी हैं।